हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम सीएसआई या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स NMe3 PMe3 एंड CO विद कॉम्प्लेक्सेस METiCl3 एंड CO5MOTHF आर। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि किस लिगेंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी कम है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के साथ। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की। तो अगर हमें कभी भी रिएक्टिविटी देखनी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स, राइट, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अपने मेटल की जो भी कॉम्प्लेक्स में मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मेटल जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट, इफ मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स होंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। राइट, दे विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि मेटल जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उस पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड ज्यादा रिएक्टिव होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होंगे वो होंगे यहाँ पे लेस रिएक्टिव। सिमिलरली हमारे पास अगर मेटल जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, अगर वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है मींस उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, और अगर उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड्स जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड्स जो होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, और वहां से हमारे पास जो होगी वो बैक बॉन्डिंग होगी, मोर रिएक्टिव। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स होंगे वो होंगे लेस रिएक्टिव। राइट, तो ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिगेंड्स कि हमें जो लिगेंड्स दिए हैं वो किस नेचर के हैं। अगर हम बात करते हैं NMe3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो ये हमारे पास एक सिग्मा डोनर है और सिर्फ ओनली सिग्मा डोनर है। राइट, अगर हम बात करते हैं PMe3 की, तो PMe3 के पास भी एक लोन पेयर है, तो ये हमारे पास सिग्मा डोनर तो है ही है, प्लस एक पाई एक्सेप्टर भी है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये पाई एक्सेप्टर भी है ड्यू टू इट्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो ये भी सिग्मा डोनर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लोन पेयर है, तो ये सिग्मा डोनर है, प्लस ये पाई एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे हो गया टाई किसके बीच में? PMe3 और CO के बीच में। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अगर हम PMe3 की बात करें तो एक वीक पाई एक्सेप्टर है, लेकिन अगर हम CO की बात करें तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर्स इवन। तो अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। तो हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स। हमें लिगेंड्स का नेचर पता चल गया, हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो क्या होता है, लो में हो तो क्या होता है। अब हम देखते हैं अपने कॉम्प्लेक्सेस को। पहला कॉम्प्लेक्स हमें कौन सा गिवन है? हमें गिवन है METiCl3। तो टाइटेनियम सेंट्रल एटम है, मेटल है, 3 क्लोरीन्स हैं और एक मिथाइल है Me। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे Cl जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, और यहाँ पे मिथाइल जो है वो CH3, वो भी कैसा है? एक नेगेटिव लिगेंड है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो जो यहाँ पे मेटल होगा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी कि जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स मींस NMe3 जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हमारे पास आते हैं कि जो अगर हम PMe3 और CO को कंपेयर करें तो CO जो है स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, तो इसको तो रख दो लास्ट में, और PMe3 वीक है तो यहाँ पे रख दो इसको PMe3। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया फॉर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। फर्स्ट होगा रॉन्ग, क्योंकि पहले हमें कॉम्प्लेक्स METiCl3 दिया है। सेकेंड भी होगा रॉन्ग, थर्ड जो है वो करेक्ट लग रहा है, थर्ड करेक्ट है। राइट, NMe3 PMe3 एंड CO। डी भी रोंग है, तो इसमें नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन स्टेट्स की हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है CO5। लेट्स राइट इट हेयर कि हमारे पास है MO, और MO के साथ 5 कार्बोनिल्स हैं और एक THF है, सो दिस इज CO, 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 CO और THF। जो THF है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन है, अगेन एक न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे जो कार्बोनिल्स हैं वो सारे जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो जो मोलिब्डेनम है वो लेस ऑक्सीडेशन और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। राइट, इसका लेस ऑक्सीडेशन नंबर है या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मोलिब्डेनम है उस पे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। इट मीन्स कि ये जो है वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। दैट मीन्स कि इस केस में हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी कार्बोनिल की,
उस क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, उसके बाद आएगा PMe3 जो कि वीक पाई एक्सेप्टर है, और लास्ट में आएगा NMe3 जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा फॉर द सेकंड कॉम्प्लेक्स, जो कि सेम एज इट इज यहाँ मेंशन है, CO, PMe3 एंड NMe3। दैट मीन्स C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये पार्ट C का क्वेश्चन था, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बस हमें ये सारी बातें बतानी चाहिए थी कि हमें सबसे पहले मेटल को चेक करना है कॉम्प्लेक्स में, मेटल का नेचर कैसा है, एंड देन हमें चेक करना है कि लिगेंड का नेचर कैसा है। So this is all about this question. Now let's move on to the next. This is the next question again from the same previous year CSI NET exam. The question states silica gel contains COCl4 negative as an indicator. When activated, silica gel becomes dark blue. Dark blue while upon absorption of moisture its color changes to pale pink. This is because, और हमें ये 4 reasons दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द क्वेश्चन स्टेट्स कि हमारे पास जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल का काम क्या होता है कि ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, राइट। और उसमें हम एक इंडिकेटर डालते हैं विच इज COCl4 नेगेटिव, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स डालते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हम ये इसका कॉम्प्लेक्स डालते हैं ताकि जब सिलिका जेल जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखो ये जो होता है इंडिकेटर विच इज COCl4 नेगेटिव, इसका कलर होता है डार्क ब्लू। दिस इज डार्क ब्लू। बट जब ये वाटर, जब सिलिका जेल कंप्लीटली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाएगा वो क्या करेगा, वो इस कॉम्प्लेक्स को चेंज कर देगा COH2O6 2 पॉजिटिव में, राइट। तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास पेल पिंक, पेल पिंक। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा सिलिका जेल है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन जब इसकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी तो वाटर बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है, और वो क्या करेगा, वो इस इंडिकेटर का कलर चेंज कर देगा ताकि हमें पता चल जाए कि जो सिलिका जेल है वो हमारा जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कोबाल्ट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी कोबाल्ट +2 में है। हो क्या रहा है कि ये टेट्राहेड्रल से चेंज हो रहा है ऑक्टाहेड्रल में। दिस इज द ओनली रीजन, राइट। और अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि CO2 कोबाल्ट 2 चेंजेस इट्स कोऑर्डिनेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल, विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही हो रहा है, राइट। क्योंकि जो वाटर बच गया वो इसको कन्वर्ट कर रहा है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बाकी सारे ऑप्शंस होंगे, बट लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस। कोबाल्ट 2 चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू कोबाल्ट 3, नो। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कोबाल्ट +2 था, यहाँ पे भी कोबाल्ट +2 है। सी ऑप्शन स्टेट्स की टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में वो 4/9 होती है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग। बट देखो ऑप्शन करेक्ट है, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट रीजन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, राइट। क्योंकि इस ये तो होता ही है, इसकी वजह से कलर नहीं चेंज हो रहा। लास्ट ऑप्शन स्टेट्स दी ऑप्शन की कोबाल्ट 2 फॉर्म्स काइनेटिकली लेबाइल व्हाइल कोबाल्ट 3 फॉर्म्स काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट 2, तो यहाँ पे इनर्ट और लेबाइल देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, क्योंकि जो सिलिका जेल होती है उसमें हम ये डालते हैं इंडिकेटर ताकि हमें पता चल जाए कि कब सिलिका जेल डीएक्टिवेट हो जाएगी, ताकि हम उसको रिप्लेस कर सके नई सिलिका जेल के पैकेट के साथ। So for this question is the correct answer. Now let's move on to the next. The next question states the treatment of phenyl bromide with N-butyl lithium yields, और ये हमें 4 options दिए हुए हैं। अगेन ये CSI नेट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब हम ट्रीट करते हैं फिनाइल ब्रोमाइड को N-ब्यूली के साथ तो हमें क्या मिलता है। तो अगेन सबसे पहला क्या काम है कि हम कॉन्सेप्ट समझे ताकि हम इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके, सिर्फ ये क्वेश्चन तक लिमिटेड ना रहे। तो देखो सबसे पहले हमें फिनाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे इस तरह से, फिनाइल ब्रोमाइड। प्लस हमें एन ब्यूली दिया है, इसका मतलब है ब्यूटाइल लिथियम, मतलब 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास है लिथियम, राइट। तो और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 कार्बन एटम्स साथ में लिथियम एज अ काउंटर आयन, 1 2 3 4 नेगेटिव Li पॉजिटिव। तो अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, जब भी हम यहाँ पे ब्यूली यूज करते हैं और यहाँ पे फिनाइल रिंग यूज करते हैं तो हमारे पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हैलोजन होता है वो इस मेटल से रिप्लेस हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ से मिलता है एक रिंग, और यहाँ पे हमारे पास लग जाता है लिथियम प्लस ब्यूटाइल ब्रोमाइड
इस तरह से। दिस इज नोन एज मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इसका क्या काम है और ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसके बाद क्या हो सकता है, पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये देखो ये लिथियम है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हम इसमें दोबारा कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये जो है इस पे अटैक करके हमें प्रोडक्ट्स अलग अलग मिल सकते हैं इस तरह से। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, बट ऐसा होता क्यों है, तो उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है। और हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड कहाँ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, जो sp हो या फिर sp2 हो, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यही है ऑर्डर ऑफ the order of stabilization of negative charge, राइट। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज sp3 पे था, अब नेगेटिव चार्ज sp2 पे आ रहा है आफ्टर दिस रिएक्शन। दैट मीन्स यही इस रिएक्शन का जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन होते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, राइट। वैसे जो ये ब्यूटाइल लिथियम है, ये जो ब्यूटाइल लिथियम है, एल्काइल लिथियम, इनके दो फंक्शंस होते हैं, बेसिस की तरह भी काम कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं, राइट। बेस की तरह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी एसिडिक प्रोटोन देखेंगे तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे सबसे पहले। और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Bu नेगेटिव होता है, Li पॉजिटिव होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन बेस्ड न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास कभी इस तरह का कोई सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज हो रही हो, तो ये इस तरह के रिएक्शंस भी शो करते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये एल्काइल लिथियम शो करते हैं वो होती है ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थोलिथिएशन ही तब शो करते हैं जब भी हमारे पास कोई भी मान लो रिंग है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो इसका जो अल्फा प्रोटोन होगा वो हो जाएगा एसिडिक, राइट। ये अल्फा प्रोटोन एसिडिक हो जाएगा, तो जो ब्यूटाइल लिथियम है वो क्या करता है, वो यहाँ से Bu नेगेटिव Li प्लस, ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से इस प्रोटोन को ले लेता है और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं पॉजिटिव से Li प्लस। उसके बाद अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड रिंग मिल जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो ये इसकी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। यही है हमारे पास सब कुछ एल्काइल लिथियम के बारे में। तो बेसिस की तरह भी काम कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी काम कर सकते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज भी दिखा सकते हैं, और अगर किसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो वो वहां से हमारे पास ऑर्थोलिथिएशन भी शो करते हैं। तो हमें देखना है अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग कि कौन सी इनमें से चारों रिएक्शन में से कौन सी जो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, which states कि हमें फिनाइल लिथियम प्लस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल रहा है, राइट। दिस इज मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The next question again from TSI unit states in complexometric titration, substrate plus titrant to product, ये एक reaction है general. The end point is estimated spectrophotometrically. Spectrophotometrically हमने इसका end point estimate किया, और अगर S और P mean substrate और product have epsilon 0, the shape of the titration curve would look like. और ये जो curves हैं वो हमें absorbance versus time दिया हुआ है, राइट। तो हमें देखना है कि किस तरह से हमारे पास कौन सी कर्व करेक्ट होती है। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का क्या मतलब है, एप्सिलॉन हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन हमारे पास जो होता है वो होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और अगर एप्सिलॉन ही 0 है तो मतलब एब्जॉर्बेंस 0 है, और अगर एब्जॉर्बेंस 0 है मतलब वो कोई लाइट कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मींस जो हमारे पास सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है वो हमारे पास है कलरलेस। जब भी एब्जॉर्बेंस 0 होगा तो हमारे पास वो सब्सटेंस वो स्पीशीज होंगी कलरलेस। ये मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले, कि अगर एब्जॉर्बेंस 0 तो सब्सटेंस होगा कलरलेस, और अगर एब्जॉर्बेंस नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन सब्सटेंस होगा कलर्ड, मींस वो लाइट एब्जॉर्ब करके अपना कुछ कलर एमिट कर रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सबस्ट्रेट प्लस टाइट्रेंट टू प्रोडक्ट, तो हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट पड़ा है जो कि कलरलेस है, हम ऊपर से टाइट्रेंट डाल रहे हैं, लेट्स से फ्रॉम द ब्यूरेट हम यहाँ से जो है वो टाइट्रेंट डाल रहे हैं जो कि है कलर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता ना, यहाँ पे हमें सिर्फ इन्होंने S और P बताया है कि ये दोनों कलरलेस है। टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, सबस्ट्रेट प्लस टाइट्रेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब हम कलर पे फोकस करते हैं, तो देखो कलर सबस्ट्रेट का तो नहीं है, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली एब्जॉर्बेंस होगी 0। इनिशियली मींस हमने अभी कुछ भी नहीं किया, टाइम t 0 पे जो एब्जॉर्बेंस होगी वो होगी 0,
क्योंकि सिर्फ हमारे पास कलरलेस सबस्ट्रेट है। जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे वो क्विकली सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर प्रोडक्ट देगा, और प्रोडक्ट भी कलरलेस है। मीन्स टाइम जैसे जैसे पास होगा, एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस है वो स्टिल जीरो होगी, क्योंकि हमारे पास जो टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं दो वो कलर्ड है, बट वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके कलरलेस प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमारे पास टाइम के साथ एब्जॉर्बेंस होगी जीरो। एक टाइम आएगा जब टाइट्रेंट और सबस्ट्रेट कंप्लीटली मिलके प्रोडक्ट बना लेंगे, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब तब आएगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब है रिएक्शन होगी कंप्लीट, जितना सबस्ट्रेट था वो रिएक्ट करके बन गया प्रोडक्ट। और जो हमारे पास उसके बाद हम स्टिल अगर टाइट्रेंट ऐड करें, तो अब जो टाइट्रेंट कलर्ड है, तो कलर्ड होने की वजह से हमारे पास एब्जॉर्बेंस आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है जैसे जैसे इनिशियली देखो, ये इनिशियली एब्जॉर्बेंस जीरो है, टाइम के साथ ही जीरो ही रहेगा। एक टाइम आएगा जिसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, जिसमें सारा का सारा सबस्ट्रेट रिएक्ट कर गया, और अगर हम फिर टाइट्रेंट डालेंगे बिकॉज ये कलर्ड है तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी, राइट। तो ये हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होता है। ए रॉन्ग है क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हो रही है, जबकि इनिशियली ही एब्जॉर्बेंस जीरो है, टाइम के साथ भी जीरो है क्योंकि प्रोडक्ट भी कलरलेस है। बी हमें कहता है कि बी हमें क्या कहता है कि इनिशियल एब्जॉर्बेंस कुछ थी और इनिशियल एब्जॉर्बेंस कुछ भी नहीं थी, इनिशियल एब्जॉर्बेंस जीरो थी। यहाँ पे इन्होंने कहा एब्जॉर्बेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, जो कि गलत है, क्योंकि टाइम के साथ एब्जॉर्बेंस जीरो ही रह रही है, लेकिन एंड पॉइंट के बाद एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन में सी करेक्ट आंसर है, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कलरलेस के लिए एप्सिलॉन और ए जो होता है वो जीरो होता है, और कलर्ड के लिए ए जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस तरह से हम टाइट्रेशन करते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा कलर्ड है कौन सा कलरलेस है, सिर्फ इतना देख के हमने करेक्ट ग्राफ को पिक करना है, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट। Now this is the last question again from CSIR Net. The question is which one of the following statements is true for the following transformation? तो हमारे पास ये एक कोई substrate given है, राइट, और हमने इसमें ऐड किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर। तो हमें प्रोडक्ट ए और बी इसमें गिवन है कि हमें दो प्रोडक्ट्स मिले हैं। हमें देखना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है ए और बी, और कौन सा क्रैम्स और एंटीक्रैम्स प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं क्रैम्स रूल की, तो क्रैम्स रूल जो होता है वो क्या कहता है हमें कि जब भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो, जब भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो और उसकी अल्फा पोजीशन पर, उस कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन जो है वो कायरल हो, कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन कायरल हो, तो उस कार्बोनिल ग्रुप पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो किस डायरेक्शन से आएगा, वो हमें बताता है क्रैम्स रूल, राइट। कि अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और इसकी अल्फा पोजीशन जो है वो कायरल है, मींस इस पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेट्स से मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज लेट्स से फिनाइल। यहाँ पे डिफरेंट, तो ये हमारे पास अल्फा पोजीशन होगी कायरल, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने आना है, न्यूक्लियोफाइल ने आके इस पर अटैक करना है, बट न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से आएगा वो हमें बताता है क्रैम्स रूल, राइट। पहले तो हमें पता चल गया कि क्रैम्स रूल यूज कहाँ करते हैं। दूसरी बात, किस डायरेक्शन से आएगा उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इन तीन ग्रुप्स को जो है वो डेजिग्नेट करना है लार्ज, मीडियम और स्मॉल में, राइट। हमारे पास एक कार्बोनिल है, इसकी अल्फा पोजीशन पे तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेट्स से दिस इज लार्ज, दिस इज मीडियम एंड दिस इज स्मॉल, राइट। तो हमारे पास क्रैम्स रूल क्या कहता है, अगर जो लार्ज ग्रुप है वो कार्बोनिल के स्टेगर्ड होना चाहिए, लार्ज ग्रुप मस्ट बी स्टेगर्ड टू द कार्बोनिल। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, राइट। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने स्मॉल ग्रुप के साइड से अटैक किया तो OH हमारे पास कहाँ बनेगा, OH हमारे पास बनेगा अबव द प्लेन, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा OH, राइट। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा यहाँ पे हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, और यहाँ पे सब कुछ एज इट इज रहेगा, राइट। द कंडीशन बीइंग इज कि हमारे पास जो लार्ज ग्रुप है वो कार्बोनिल के स्टैगर्ड होना चाहिए। नाउ अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे इसको रोटेट करो, 180 डिग्री से रोटेट करो, 120 डिग्री से रोटेट करो, किसी भी एंगल से रोटेट करो, बट द पॉइंट इज कि हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन अकॉर्डिंग टू क्रैम्स रूल जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रैम्स रूल। कहाँ एप्लीकेबल है, अगर कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन जो है वो कायरल हो तो उसको हमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज में, देखो इस केस में ये लार्ज है
ये स्मॉल है, ये मीडियम है। लार्ज जो है वो कार्बोनिल के कैसा है, वो कार्बोनिल के इक्लिप्स्ड पोजीशन पे है, इक्लिप्स्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। किस एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो लार्ज आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल चला जाएगा इस साइड पे, स्मॉल और मीडियम चला जाएगा इस साइड पे। इस तरह से हमने रोटेशन करनी है। अब ये स्टैगर्ड आ गया तो अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दो स्मॉल ग्रुप की साइड से। तो ये हमारे पास है क्रैम्स रूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटी क्रैम्स रूल, राइट। सो एंटी क्रैम्स रूल क्या कहता है, एंटी क्रैम्स रूल और एंटी क्रैम्स प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, तो ये तब होता है जब हमारे पास अगेन ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन अगेन कायरल होनी चाहिए, बट अगर इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिस ग्रुप के पास कायरल सेंटर पे ऐसा ग्रुप हो जिस ग्रुप के पास लोन पेयर या हो या फिर मेटल हो, तो वो क्या करता है, वो चिलेशन करता है। देखो यहाँ पे मेरे पास कार्बोनिल है, यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है, लेट्स से एक्स एक ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, बाकी हमारे पास एक मीडियम है, एक स्मॉल ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास चिलेशन हो रही है, चिलेशन हो, राइट। मेटल की प्रेजेंस में यहाँ से हमारे पास मेटल इसके साथ चिलेट करेगा, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा फिर से किस पे, कार्बोनिल पे अटैक करेगा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। अटैक विल बी फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, स्टिल अटैक स्मॉल ग्रुप की साइड से होगा, बट नाउ द कंडीशन इज कि हमें उस ग्रुप को, वो ग्रुप जिसपे लोन पेयर है, वो ग्रुप जिसपे लोन पेयर है उसको हमने इक्लिप्स्ड रखना है, इक्लिप्स्ड रखना है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। क्यों रखना है, ताकि चिलेशन हो सके, ताकि चिलेशन हो सके। तो ये हमारे पास है एंटी क्रैम्स रूल। इसको मैं समराइज करती हूँ अगेन, इसमें कार्बोनिल होना चाहिए, अल्फा पोजीशन कायरल होनी चाहिए, उस कायरल सेंटर पे कोई एक एटलीस्ट एक ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर क्या करता है, वो चिलेट करता है मेटल और मेटल के साथ। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है अगेन फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप साइड, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या करो, रोटेशन करो, कैसे ना कैसे रोटेट करो और उस लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप को ले आओ eclipsed with respect to carbonyl. So this is anti-Clam's rule. Now let's get back to our question. तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पे है फिनाइल, इस तरह से यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है CHO। तो देखो ये हमारे पास इसका अल्फा पोजीशन है और अल्फा पोजीशन हमारे पास कायरल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास होगी कायरल। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विच इज की क्रैम्स रूल लगेगा, एंटी क्रैम्स रूल लगेगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो, तो इसका मतलब है एंटी क्रैम्स को तो पहले ही डिलीट कर दो, क्योंकि एंटी क्रैम्स जो होता है वो चिलेशन प्रोडक्ट देता है, राइट, और वो चिलेशन पे बेस्ड होता है, तो एंटी क्रैम्स तो हो गए कैंसिल। बस हमें ये देखना है कि ए और बी में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो हमने क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले तो किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास ये लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप प्लेन में है, राइट, और हमारे पास मीडियम ग्रुप अबव द प्लेन है, स्मॉल ग्रुप इस साइड पे है। अब हमें क्या देखना है, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल कैसे हैं, ये एक दूसरे के इक्लिप्स्ड हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें रोटेशन करनी पड़ेगी ताकि आ जाए स्टैगर्ड। और रोटेशन कैसे करनी पड़ेगी, 180 डिग्री, क्योंकि हमने इसको एक्जैक्टली बैक पे यहाँ पे लाना है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे आएगा लार्ज ग्रुप, ये स्मॉल जब 180 डिग्री से रोटेट करके जाएगा तो ये जाएगा अबव द प्लेन और मीडियम हो जाएगा यहाँ पे। अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास ये है ग्रिग्नार्ड रिएजन, विच इज यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज इट इज लिख रही हूँ, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनिल पे, और कहाँ से अटैक करेगी, स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करेगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, और इस कार्बोनिल पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है स्मॉल ग्रुप की साइड से, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इस तरह से OH, और इस तरह से हमारे पास बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हमारे पास है H, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक है स्मॉल ग्रुप के साइड से, मींस अबव द प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट देखना है कि किस तरह से बनेगा, तो ये वाला जो है इसे तो हम वापस से अपना इनिशियल जैसा लिख सकते हैं, राइट, ये एक ही बात होती है, क्योंकि हमने रोटेशन किया है, हम फिर से रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, तो हमें फिर से अपना इनिशियल ही मिल जाएगा, तो यह है S, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन हमेशा पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है हमें इसको देखना है, इसको मैं एक बार एज इट इज रख रही हूँ, OH, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और H। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में से हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ सो दैट की रोटेशन करके हम देख सके कि A मेजर बनेगा या B मेजर बनेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल से मेरा मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल से मेरा मतलब है ये वाला ग्रुप, इनकमिंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल इज दिस
1 2 3 सॉरी, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये 3 कार्बन वाला 1 2 3 इस तरह से, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो अब हम बात करते हैं, ये वाला साइड तो एज इट इज है इन दोनों में, जो कि इनिशियल जैसी है, राइट। इनिशियल में भी ऐसी है, इनिशियल में भी ऐसी है, यहाँ पे भी हमने सेम एज इट इज रख दी। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें इस ग्रुप को जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हमें प्लेन में लाना है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्लेन में है। तो न्यूक्लियोफाइल को प्लेन में लाने के लिए हमें इसको 120 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। जब हम इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आएगा लार्ज, यहाँ पे है स्मॉल, यहाँ पे है मीडियम, और यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे आएगा OH, और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। 1 सेकेंड, लेट्स डू द रोटेशन प्रॉपरली। हमने 120 डिग्री से रोटेट किया है। 120 डिग्री से रोटेट करने पे OH जो है वो आया है यहाँ पे अबव द प्लेन, न्यूक्लियोफाइल आया है प्लेन में, और H आया है इस तरह से। तो अब हम इसको अपने जो है इससे कंपेयर कर सकते हैं। लार्ज ग्रुप हमारे पास कौन सा था, इसको मैं फिर से फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूँ। लार्ज हमारे पास कौन सा ग्रुप था, ये वाला THCH2, ये लार्ज ग्रुप था। मीडियम हमारे पास यही है Me, और यहाँ पे हमारे पास जो OH है वो हमारे पास है अबव द प्लेन, और न्यूक्लियोफाइल मेरे पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल वो 3 मेंबर्ड रिंग थी विद अ डबल बॉन्ड, राइट। 3 मेंबर थी ना, 1 2 3 विद अ डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आया है। यहाँ पे OH कहाँ है, OH अबव द प्लेन आया है, मींस A मेरे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज आर A ऑप्शन, जहाँ पे A मेजर प्रोडक्ट है और A क्रैम्स प्रोडक्ट है, और C कहता है B मेजर प्रोडक्ट है, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हमने रोटेशंस करनी है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रैम्स और एंटी क्रैम्स में से चूज करना है कि कौन सा हमारे पास जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लग रहा है क्रैम्स रूल, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पास ग्रुप नहीं है अल्फा कायरल सेंटर पे जो कि हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग हो। तो हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट पहले ही कर दिया था। तीसरा हमें कैसे उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए हमें अपने लार्ज ग्रुप को लाना है इस कार्बोनिल के इक्लिप्स पोजीशन के इस कार्बोनिल के स्टैगर्ड पोजीशन पे। जैसे हमने लार्ज ग्रुप को इसके स्टैगर्ड पोजीशन पे लाए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप की साइड से, तो हमने प्रोडक्ट बना लिया। बट द पॉइंट इज कि हमें उसको A और B में से चूज करने के लिए हमें क्या करना था, हमें न्यूक्लियोफाइल को प्लेन में लाना था। हमें इस न्यूक्लियोफाइल को प्लेन में लाने के लिए दूसरी बार रोटेशन करनी पड़ी। तो हमें पता लग गया कि जब न्यूक्लियोफाइल प्लेन में आएगा तो OH जो है वो अबव द प्लेन जाएगा, वेज पे जाएगा। So from here A is the correct answer for this question. That's all for now. I hope कि सारे questions clear हो. If you guys like our video, then please subscribe to our channel. Thank you so much.